नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का आपको जो पेपर फर्स्ट है उसके यूनिट 5 का हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये आपका होने वाला है सीड फिजियोलॉजी। ठीक है, अगर सीड फिजियोलॉजी की बात की जाए तो सीड फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे, सीड फिजियोलॉजी और आपकी डॉर्मेंसी। ठीक है, डॉर्मेंसी, और पढ़ेंगे हम आपका वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सीड फिजियोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो बेसिकली टॉपिक इससे रिलेटेड है वो है सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो जब हमें सीड की फिजियोलॉजी पता रहेगी कि सीड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे काम करता है, उसके बेसिस पे हम डॉर्मेंसी पढ़ पाएंगे कि सीड जो है आपके घर में, आपके अपने घरों में भी कई तरीके की सीड देखते होंगे। जैसे मैं बात करूं धनिया आप सबने देखा होगा। ठीक है, वो क्या होता है, अगर उसको भिगा के, या गेहूँ धान आप सबने देखा होगा, वीट राइस का जो धान होता है उसको, ठीक है, वो देखा होगा। और ऐसे कई सारे, जैसे बहुत सारे पंपकिन हो गया, कद्दू जिसको कहते हैं, उसका बीज आप सबने देखा होगा। तो वो सब क्या है? वो है सीड। ठीक है, और वो सीड जो है ग्रो कब करता है? जब उसको पानी में भिगाते हैं, जिस प्रोसेस को हम इम्बाइब्सन का प्रोसेस करते हैं, इम्बाइब करते हैं, तब वो ग्रो होता है। तो यहाँ हम समझेंगे कि सीड की फिजियोलॉजी क्या है, सीड कैसे, क्या स्ट्रक्चर है सीड का, कैसे ग्रो करता है, इन चीज़ों के बारे में। सीड डॉर्मेंसी क्या है, उससे सीड डॉर्मेंसी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, उसको इफेक्ट करने वाले कॉज क्या हैं, और हम सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ मैं नोट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, जिसमें से हमने जूलॉजी का पेपर फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हम सारे पेपर करेंगे, तो होपफुली आप सब वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तो चलिए सीड फिजियोलॉजी हम समझते हैं। अगर फिजियोलॉजी की बात की जाए तो फिजियोलॉजी बेसिकली हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में हम, जैसे अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है। उसी तरीके से सीड फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि सीड का जर्मिनेट, सीड जो है एक छोटा सा सीड होता है, बीज होता है, आम का हो गया, किसी चीज़ का, वो क्या होता है, उसको आप मिट्टी में लगाते हैं, फिर वो जर्मिनेट करता है, यानी कि उगता है, उसके बाद से एक प्लांट बनता है। तो उसके लिए हमें सीड की फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो सीड फिजियोलॉजी क्या है कि हाउ सीड जर्मिनेट कैसे करता है, इमर्जेज एज अ सीडलिंग, मतलब ये सीड हुआ, जर्मिनेट हुआ, उसके बाद ये बाहर इस तरीके से सीडलिंग के फॉर्म में निकलता है, एंड आर अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके जो फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सब कुछ क्या करता है, उसको इफेक्ट करता है। सीड, अगर मैं सीड की बात करूँ, सिर्फ सीड क्या है, जैसा कि आप यहाँ सीड देख पा रहे होंगे, यहाँ कई सारे मैंने सीड लिए हैं, ये सीड है, ये सीड है, ये सीड है। सीड क्या है? सीड की अगर मैं बात करूँ, ये एक लिविंग प्लांट जो है क्विसेंट स्टेट में। क्विसेंट स्टेट जब आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, सेल साइकिल, तो वहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं? S1 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसी में आता है G0 फेज। ठीक है, जिसको कि हम क्विसेंट स्टेज करते हैं, जहाँ पे जाके क्या करता है, हमारी सेल साइकिल का जो प्रोसेस है वो रेस्ट में चली जाती है, आराम में चली जाती है। उसी तरीके से सीड, एक नॉर्मल सीड जो ऐसे आप देखते हैं, चाहे वो आपका धनिया हो गया, क्यूमिन जिसको कहते हैं, या पंपकिन का सीड हो गया, या वाटरमेलन का सीड हो गया, जब वो नॉर्मली पाया जाता है तो वो किस स्टेज में पाया जाता है? क्विसेंट। वो आपके नॉर्मली घरों में पाया जाता है, आप उसको मिठाइयों में यूज़ करते हैं, तो वो क्विसेंट स्टेज में पाया जाता है। मतलब वो नहीं ग्रो करेगा जब तक आप उसके साथ एक पूरी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उसको पानी में भिगोएंगे, उसको मिट्टी में जब तक लगाएंगे नहीं, तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। तो जिस स्टेट में सीड पाया जाता है उस स्टेट को क्या कहते हैं? ए लिविंग प्लांट इन क्विसेंट स्टेज। ठीक है, सीड को हम क्या कहते हैं? ए लिविंग प्लांट इन क्विसेंट स्टेज, मतलब एक जीवित पौधा जो कि शांत अवस्था या रेस्ट वाले फेज में है। अब क्या होता है, जैसे हमारे भी ह्यूमंस में क्या होती है? ओवरी में ओव्यूल होते हैं। ठीक है, वहाँ एग और स्पर्म जाके फर्टिलाइज यूनाइट करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। उसी तरीके से जो सीड होता है वो क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है। क्या होती है? फर्टिलाइज्ड ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में क्या होता है? एग और स्पर्म, मान लीजिए ये प्लांट है, प्लांट का एग और स्पर्म किसी प्लांट का, दोनों आके मिलते हैं, ठीक है, यूनाइट होते हैं, फिर ये क्या करते हैं? ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं।
जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन होता है जिसमें आप 2 सेल डिवीजन, 4 सेल डिवीजन, 8 सेल डिवीजन, 16 सेल डिवीजन, 32 सेल डिवीजन पढ़ते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन चलता रहता है और ये जाके फिर किस में डेवलप हो जाता है, इन एन एम्ब्रियो, और ये एक एम्ब्रियो बना लेता है इस तरीके से, ठीक है, एक एम्ब्रियो बना लेगा, इस तरीके से एक एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो में कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ एक सीड को आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एक डाइकॉट सीड है जिसमें 2 कॉटिलिडन है, ठीक है, एक ये वाला पार्ट, एक ये पार्ट है, तो ये क्या है, डाइकॉट सीड है, क्योंकि इसमें 2 कॉटिलिडन्स है, 2 कॉटिलिडन्स है, इसको कॉटिलिडन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और इसको मोनोकॉट कहते हैं क्योंकि इसमें मोनो मीन्स सिंगल कॉटिलिडन है, ठीक है। ये बीन का सीड लिया गया है और ये कॉर्न का। अब इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये एक पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है, इसको हम क्या करें, एम्ब्रियो। इसमें ये वाला पार्ट क्या है, एम्ब्रियो, और ऊपर क्या पाया जा रहा है, एंडोस्पर्म पाया जा रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो का पार्ट है, इसमें देख रहे हैं आपको कुछ रीजन दिख रहे होंगे, जैसे इसका ये वाला पार्ट एपिकोटाइल इसको कह रहे हैं हम, इस वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल और इसमें इस पार्ट को हाइपोकोटाइल, यहाँ पे रेडिकल और इसको रेडिकल कह रहे हैं। फिर कॉटिलिडन दिख रहा है और आपको सीड कोट, बाहर की तरफ एक कोट दिख रहा है जिसको हम सीड कोट कह रहे हैं। जैसे हम लोग ठंडी में अपने आप को कवर करने के लिए कोट पहनते हैं ताकि हमें ठंडी ना लगे, ठीक, उसी तरीके से सीड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोट पहनता है जिसको हम सीड कोट कहते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा। यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, एक और अच्छा स्ट्रक्चर दिखाया गया। सबसे बाहर क्या है, सीड कोट, इस तरीके से बाहर सीड कोट, फिर उसके ऊपर एक लेयर उसके अंदर प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर कह रहे हैं उसको। फिर उसके अंदर प्रेजेंट है ये वाला पार्ट को हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं और इस वाले रीजन को हम कह रहे हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में भी आपको 2 रीजन दिख रहा होगा, ये दिख रहा है एपिकोटाइल और इधर वाले रीजन को हम कह रहे हैं स्क्यूटिलम, ठीक है। और एम्ब्रियो के एपिकोटाइल ऊपर के रीजन को और हाइपोकोटाइल नीचे को रीजन को कह रहे हैं, इनका नाम है। और यही आगे चल के आगे स्टेम रूट सब बनाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या कौन सी चीज बनाती है। अगर मैं एक बात करूं यहाँ पे, तो यही ऊपर आपको पढ़ना भी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीड ऐसे पड़ा हुआ था, अब इसको क्या किया गया है, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब इसको वाटर में डुबाया जाएगा, ठीक है, इम्बाइब किया जाएगा, जब इसको वाटर में डिप किया जाएगा, डिप इन वाटर। तो कोई भी प्लांट अगर आप अगर एग्रीकल्चरल फील्ड से, मतलब आपके घर में खेती होती है, मैंने तो देखी है, आप सबका नहीं पता, तो क्या होता था कि जब भी सीजन वाइज, जैसे मान लीजिए वीट का सीजन है, राइस का सीजन है, तो राइस के सीजन में, गेहूं धान वाले सीजन में क्या होता है कि धान के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको पहले क्या किया जाता है, पानी में डिप किया जाता है, ठीक है, पानी में डिप किया जाता है, रात भर सोक किया जाता है, फिर उसको निकाल के उसके ऊपर जूट वाले जो वो आते हैं, पैकेट्स आते हैं, बोरे जिनको बोला जाता है, उनको उससे ढका जाता है। फिर उनमें क्या होता है, निकलता वो जर्मिनेट करते हैं। वो सब छोड़ दीजिए, आप सब ने जो है स्प्राउटेड चने या मूंग वगैरह जरूर खाए होंगे। तो आप क्या करते हैं, उसको ओवरनाइट तक डिप करते हैं, सोक करते हैं, उसको भिगाते हैं, फिर निकाल के क्या करते हैं, उसको कपड़े में बांधते हैं, फिर वो जर्मिनेट होता है, उसमें से सीड निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सीड को जर्मिनेट कराना होगा तो इम्बाइबिशन किया जाएगा, डिप इन वाटर, वाटर में डिप किया जाएगा। अब ये पानी कहाँ जाएगा, इस सीड को जर्मिनेट होने के लिए। इसके पहले आपने पढ़ा था फाइटो हार्मोन, जिसमें आपने बेसिकली 5 हार्मोन के बारे में पढ़ा था। अगर मैं बात करूं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इसमें से जो जिब्रेलिक एसिड होता है, जिसको यहाँ पे GA3 के नाम से लिखा गया है, ये हेल्प करता है, वाटर जाएगा और ये हार्मोन क्या करेगा, कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा, ठीक है। डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। आरएनए क्या करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन और ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल चलाएगा। और यहाँ पे स्टार्च पाया जाता है। प्लांट का स्टोर फूड स्टार्च होता है और ह्यूमन का स्टोर्ड फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपके ऑप्शनल होते हैं। तो स्टार्च यहाँ पे स्टोर्ड फूड है। अब ये GA3 क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल चलेगी, ये स्टार्च जो स्टोर्ड है ये टूटेगा और प्रोसेस होगा, और इस तरीके से प्रोसेस से फिर ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ मैंने प्रोसेस बताया, इसको आप समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैच्योर था, ड्राई सीड था, इस ड्राई सीड को क्या किया गया, वाटर में भिगाया गया, इम्बाइब किया गया। रेडिकल का इमर्जेंस हुआ, ये देखिए छोटा सा बीज अंकुरित हुआ, रेडिकल आपका रेडिकल यही आगे चल के आपके फ्यूचर में रूट बनाएगा, रेडिकल रूट RR से याद रख सकते हैं, आपको याद रहेगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, हाइपोकोटाइल का इलांगेशन होगा, इस तरीके से हाइपोकोटाइल का इलांगेशन होगा, प्लीम्यूल का ग्रोथ होगा, ये आगे जाएगा, यहाँ पे लीफ बनेगी, ये फ्यूचर लीफ बनाएगा, स्टेम बनाएगा, और नीचे की तरफ रेडिकल नीचे जाएगा और क्या बनाएगा, आपका रूट बनाएगा। उसी तरीके से ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्ट्रक्चर है लेग्यूम सीड का, उसमें सारे रीजन दिखाए गए, सीड कोट, हिलम और माइक्रोपाइल। उसी तरीके से इम्ब्रियो का दिखाया गया कि प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और कॉटिलीडन आपको दिखाया गया है। यहाँ पर डिटेल में इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। सेम स्ट्रक्चर ग्रेन सीड में दिखाया गया है, एक मोनोकॉट का स्ट्रक्चर लिया गया है, एक डाइकॉट का स्ट्रक्चर लिया गया है, ठीक है। आपका लेग्यूम वाला सीड क्या है, डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, और ये वाला मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। लेग्यूमिनस यानी कि दलहनी कुल के जो आपके लेग्यूमिनेसी में सारे दाल्स आते हैं, चना और अरहर की दाल, जो भी मतलब जितने भी आप दाल यूज़ करते हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने समझाया जो आपको। तो सीड फिजियोलॉजी में हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होता है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट बनाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया प्लीम्यूल में, रेडिकल में। तो वो स्ट्रक्चर्स क्या है, प्लीम्यूल का बनना, रेडिकल का बनना, कॉटिलीडन, डाइकॉट है तो डाइकॉट, मोनोकॉट है तो सिंगल कॉट, एंडोस्पर्म का बनना, सीड कोट का बनना और पेरिकार्प का डेवलप होना। पेरिकार्प बहुत सारे फ्रूट्स में डेवलप होता है, जिसको आप एडिबल पार्ट होता है बहुत सारे फ्रूट्स का। सीड के फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ सीड अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो जैसा कि हमने देखा अभी, ये एम्ब्रियो वाला पार्ट, ठीक है। तो एम्ब्रियो का क्या काम होता है, एम्ब्रियो जो है डेवलपिंग प्लांट का कंटेन्स द डेवलपिंग प्लांट उसमें पाया जाता है। किससे बना होता है, कॉटिलीडन से, जो कि आगे फ्यूचर में सीड लीव्स बनाएगा, मतलब पत्ते बनाने का काम कौन करता है, कॉटिलीडन। प्लीम्यूल जो है वो फ्यूचर में सूट बनाएगा, यानी कि तने बनाने का काम कौन करेगा, प्लीम्यूल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेडिकल बनाने का काम कौन करता है, फ्यूचर रूट। रेडिकल जो है वो क्या काम करता है, फ्यूचर में जो रूट बनेगा उसको बनाने का काम कौन करेगा, रेडिकल, ठीक है। एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंडोस्पर्म का क्या काम है, इतना बड़ा पार्ट एंडोस्पर्म का पाया जा रहा है, तो क्या काम है इसका, इतना बड़ा पार्ट, ये न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू होते हैं, जो कि एम्ब्रियो को जर्मिनेशन जब होता है उसमें से इस तरीके से जब बीज निकलेगा, इस तरीके से इसमें से जर्मिनेट होगा, तो उसके जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। कुछ सीड में क्या होता है, इन सम सीड द एंडोस्पर्म इज अब्सॉर्ब बाय द कॉटिलीडन। कुछ सीड में क्या होता है कि एंडोस्पर्म अब्सॉर्ब कर लिया जाता है कॉटिलीडन के द्वारा। सीड कोट पाया जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर है दैट सील्ड द सीड फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड पैथोजेंस। आपका सीड इतने लंबे लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, इतने टाइम तक पड़ा रहता है, क्यों, क्योंकि वो जो सीड कोट है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, ताकि उसको उस पर कोई फिजिकल डैमेज ना हो पाए, कोई पैथोजन उस पर अटैक ना कर पाए, बीमारी से वो बचा रहे। इस वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हम करते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्या करते हैं, इम्बाइबिशन, मतलब उसको पानी में भिगाते हैं, सबसे इनिशियल फेज है जर्मिनेशन का, जहाँ पानी में हम इसको भिगाते हैं, स्वेलिंग होती है, उसके बाद इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होगी। अभी तक ये किस स्टेज में पाया जा रहा था, डॉर्मेंट स्टेज में, मतलब ये अपने आप को जर्मिनेट नहीं करने दे रहा था। डॉर्मेंट का मतलब होता है कि सीड का उस स्टेज में पाया जाना जहाँ से वो जो है ब्रेकडाउन होके प्लांट ना बना पाए, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सीड की डॉर्मेंसी। तो जब तक सीड ऐसे नॉर्मली पड़ा है तो वो किस स्टेज में है, डॉर्मेंट स्टेज में है, क्विसेंट स्टेज में है, ठीक है, डॉर्मेंट स्टेज में है। अब उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको पानी में भिगाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन होता है, सेकंड प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन। सीड जो है रेस्पिरेशन बहुत स्लो रेट पे करते हैं डॉर्मेंसी की टाइम में, लेकिन ये इंक्रीज हो जाता है जैसे ही जर्मिनेशन, इसको पानी में भिगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज कैसे होगा इसका रेस्पिरेशन, यहाँ पे इम्बाइबिशन हुआ, जिब्रेलिक एसिड से स्टार्च लेना शुरू किया, जब स्टोर्ड स्टार्च खत्म होने लगेगा तो फिर से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, नया स्टार्च बनेगा, तो रेस्पिरेशन की रेट ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी का मोबिलाइजेशन होता है, एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, तो ब्रेक डाउन करेंगे स्टार्च का, प्रोटीन का, सप्लाई करेंगे एनर्जी को, और बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मतलब एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी ऑब्वियसली एटीपी की जरूरत पड़ेगी। आपको तोड़ना है स्टार्च को, प्रोटीन को तोड़ना है, फिर उसको सीड के अंदर तक पहुंचाना है, तो इन सब चीज़ों में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब क्या हार्मोनल रेगुलेशन क्या होता है, हार्मोन का क्या रोल है, तो अभी आपने देखा ही कि जिब्रेलिक एसिड का क्या रोल था। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, प्रमोट करता है जर्मिनेशन को, कैसे, ये स्टिमुलेट करेगा, मतलब स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि उत्तेजित करेगा एंजाइम को प्रोडक्शन के लिए, एंजाइम प्रोड्यूस होगा और वो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट का जो कि आपका स्टार्च है उसको तोड़ने का, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जस्ट एंजाइम को प्रमोट करता है, ठीक है। एंजाइम का काम, किसी भी एंजाइम का काम क्या है,
कि वो काम को जल्दी से करवाने लगता है। एंजाइम का यही काम है कि वो अगर आपका कोई प्रोसेस 1 से 2 घंटे में हो रहा है तो अगर एंजाइम हम यूज़ करते हैं तो वो 1 से 2 मिनट वाला प्रोसेस हो जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड एंजाइम प्रोडक्शन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, बढ़ा देगा, जिससे कि स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स जो है, स्टार्च जो है वो टूटने लगेगा। एब्सिसिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये क्या करने में, डॉर्मेंसी, ठीक है, एंड इनहिबिटिंग जर्मिनेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। डॉर्मेंट स्टेज में पाया जाना क्यों जरूरी है, सीड का डॉर्मेंट स्टेज में पाया जाना क्यों जरूरी है, ताकि वो वहीं पे ग्रो करे जहां इसकी ज़रूरत है, जहां पे इसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, हर जगह ना ग्रो करे। अब अगर आपके पेट में ये ग्रो करने लगेगी तो क्या होगा, ठीक है, सीड खा पाएंगे आप, नहीं। इस वजह से सीड की डॉर्मेंसी, सीड का डॉर्मेंट स्टेज में, क्विसेंट स्टेज में पाया जाना जरूरी है। और ये सीड का डॉर्मेंट स्टेज तभी टूटता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, अच्छा कंडीशन जहां उसको ग्रो करना है मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मैं डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको ज़्यादा ये आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट जो है एक सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ा जाता है कि बच्चे 60% बच्चे ऐसे हैं कि जो देख कर ज़्यादा जल्दी समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो जो आपको, मैं एंडोस्पर्म की बात करूँ तो आपको मोनोस्पर्म में, मोनोकोटिलिडन में एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है। डाइकोटिलिडन में क्या होता है कि ये कोटिलिडन्स ही क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंडोस्पर्म। डिफरेंस भी आप यहाँ जान सकते हैं, यहाँ आपको स्ट्रक्चर में दोनों के डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। एपिकोटाइल इसका ऊपर की तरफ, हाइपोकोटाइल यहाँ पे इसके इस वाले रीजन में एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल इसका ये पूरा एम्ब्रियो है, इसका एम्ब्रियो बस इतने वाला रीजन है, ठीक है। किस तरीके से इनमें डेवलपमेंट हो रहा है ये भी दिखाया गया है कि रेडिकल जो है नीचे की तरफ रेडिकल रूट बनाएगा और आपका ऊपर एपिकोटाइल क्या बनाएगा, ऊपर की तरफ से स्टेम वगैरह बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ होती है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया है कि किस तरीके से बीज को डाला जाता है, फिर ये जर्मिनेट करता है, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है, ऊपर की तरफ लीव्स वगैरह बनते हैं, स्टेम बनते हैं, नीचे से क्या बनता है, रूट बनता है। इस तरीके से सीड का डेवलपमेंट होता है। अब बेसिकली हम आते हैं डॉर्मेंसी पे। सीड, वो जो पहला आपने चीज़ समझा वो आपका बेसिक्स बनाने के लिए ज़रूरी था, और आपसे पूछ भी सकता है कि सीड की फिजियोलॉजी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीड की फिजियोलॉजी क्या है। 2 ही स्लाइड मैंने ली है, लेकिन वो बहुत डिटेल चीज़ है, अगर वो नहीं पता रहेगी तो डॉर्मेंसी आपको समझ में नहीं आएगी। और होपफुली आपको डॉर्मेंसी अब समझ में आ गई होगी। तो सीड की डॉर्मेंसी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है सीड की डॉर्मेंसी, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर सीड क्या है, एक ऐसे स्टेट या कंडीशन में है, ठीक है, जहाँ पे सीड को जर्मिनेट होने से यानी अंकुरित होने से, अंकुरण से रोका जा रहा है, इवन अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। जरूरी नहीं है कि अनफेवरेबल कंडीशन हो, जरूरी नहीं है कि उसको अगर फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तभी नहीं, कभी कभी फेवरेबल कंडीशन में भी इसको जर्मिनेट होने से रोका जाता है। और उसमें चीज़ें क्या क्या आती हैं रोकने में, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, गैस, सीड कोट और अदर मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंट स्टेज में जब भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, उसको जर्मिनेशन से रोका जा रहा है, अंकुरण से रोका जा रहा है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं सीड की डॉर्मेंट स्टेज, ठीक है। क्या कहते हैं, सीड की डॉर्मेंट स्टेज। ऐसा देखा गया है कि कुछ सीड हैं, कुछ फ्रूट्स के सीड है, जैसे मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, यानी कि सिट्रस फैमिली में आपका नींबू आ जाता है, लेमन आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, संतरा आ जाता है। ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी से जर्मिनेट कर जाते हैं जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिला, मॉइस्चर, टेम्परेचर और एयर मिला। फेवरेबल कंडीशन क्या है, मॉइस्चर मिलना, टेम्परेचर मिलना, एयर मिलना, लाइट मिलना, जैसे ही मिला तुरंत क्या करते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं। वहीं देखा गया कि कुछ अदर प्लांट जैसे एप्पल, पियर, चेरी, ये सब क्या है, ठंडी जगहों पे होने वाले प्लांट हैं, ठीक है। ये फेवरेबल कंडीशन में भी जर्मिनेट नहीं होते हैं। इस फेनामेना को क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी। कि सीड किस स्टेज में है, डॉर्मेंट स्टेज में है, जर्मिनेट, इसको फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है। ये ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है, ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी क्यों है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल मैकेनिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट सर्वाइव करने का एक मैकेनिज्म है। मतलब आप डॉर्मेंट स्टेज में डॉर्मेंट स्टेज में सीड को रखा जाता है, हो जाता है, ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए, ठीक है। स्पीसीज डू नॉट जर्मिनेट अनलेस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन एंड। जब तक जो वहाँ की प्रतिकूल परिस्थिति, एडवर्स कंडीशन है, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है,
जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा वहाँ ठंडी पड़ रही है, उतना टेम्परेचर ही नहीं मिल पा रहा जितनी वो सीड जर्मिनेट करेगा, तब तक वो सीड ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा और इस स्टेज को कहेंगे सीड का डॉर्मेंट स्टेज। सीड डॉर्मेंट स्टेज में है, जर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक, तो होपफुली सीड की डॉर्मेंसी आपको समझ में आ गई कि ऐसा नहीं है कि फेवरेबल कंडीशन में जब ग्रो करने लगेगा तभी सीड डॉर्मेंट स्टेज में हो सकता है, अगर फेवरेबल कंडीशन है तब भी हो सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है, अपने न्यूट्रिएंट को और ग्रो करने के लिए हो सकता है। अभी आप समझेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, यहाँ पे दिया है इमेच्योर सीड है। ठीक है, इमेच्योर सीड है आफ्टर रिपनिंग, मतलब पकने के बाद मेच्योर सीड वायबल सीड बन गया। फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन मिला, डॉर्मेंट मेच्योर सीड है, ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर मेच्योर वायबल सीड है, फेवरेबल एक्सटर्नल या इंटरनल कंडीशन मिला, इम्बाइब्ड मेच्योर सीड है, टेस्टा रप्चर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इसको। ठीक है, क्या स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ व्हाइट एंड रेड लाइट, अभी आप पढ़ेंगे भी इस चीज को। ठीक है, हॉट वाटर दिया जाएगा, कंसनट्रेट हॉट H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, वाटर नहीं, ग्रोथ हार्मोन्स एंड केमिकल्स दिए जाएंगे। अगर फेवरेबल कंडीशन है तब तो ये ग्रो हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन भी दिया जाता है, जैसे इन सब चीज़ों का यूज़ करना। ठीक है, टेस्टा को रप्चर होगा, उसके बाद सीड जर्मिनेट करेगा। अगर फेवरेबल कंडीशन है तब तो ये जर्मिनेट कर जाएगा। मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन नहीं भी है तो ये सारे प्रोसेस है, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है, दिया जाएगा, तब भी सीड क्या करेगा, आपका अल्टीमेटली ग्रो कर जाएगा। चीज़ें पढ़ेंगे आप। सीड डॉर्मेंसी के कॉजेज क्या होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं लाइट, टेम्परेचर, एयर, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो लाइट कैसे करता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ी चीज़ नहीं है, बस मैं समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीड जो होते हैं मोस्ट प्लांट के, वो जो है अच्छी लाइट और डार्कनेस होती है तभी पे क्या करते हैं, वहाँ जर्मिनेट करते हैं। कुछ प्लांट के सीड जैसे लेट्यूस, जिसमें आपका क्या आ जाता है, लेट्यूस में आपके पत्ते आ जाते हैं, पत्ते जो खाते हैं आप। ठीक है, साग वाले मान लीजिए बेसिकली। रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग डार्कनेस, मतलब डार्क वाले स्टेज में क्या कह रहेंगे, डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे। जर्मिनेट करेंगे जब इनको लाइट मिलेगा। ठीक, अब ये चीज़ आपने जो है फोटो पीरियोडिज्म, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो है प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए अलग अलग लाइट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। तो ये जो लेट्यूस वाले प्लांट हैं इनको लाइट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मतलब तो ये कैसे प्लांट हो गए, लॉन्ग डे प्लांट हो गए। ठीक, दस यहाँ पे तो क्या होगा कि डार्कनेस क्या कर रही है, इस तरीके के प्लांट को इनहिबिट कर रही है उसके ग्रोथ को। ठीक, और वहीं उसके उलट में, कंट्रास्ट में, विपरीत में देखा जाए, कुछ सीड है जैसे डीमोफिला और साइलिन के स्पीसीज के, ये डॉर्मेंट होते हैं जब लाइट पड़ती है, मतलब जब लाइट पड़ेगी तो ये सीड ग्रो नहीं करेंगे, और जब टोटल डार्कनेस पूरा डार्क रहेगा तभी ये ग्रो करेंगे। तो लाइट का दोनों इफेक्ट है। कोई प्लांट है जैसे आपका लेट्यूस का पौधा हो गया, वो कब ग्रो कर रहा है, जब लाइट पड़ रही है। डार्क के टाइम में वो क्या कर रहा है, डॉर्मेंट में है। उसी तरीके से साइलिन, निमोफिला हैं जो आपके जब डार्कनेस आ रही है तब ग्रो कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं, और जब लाइट पड़ रही है तो वो क्या कर रहे हैं, डॉर्मेंट स्टेज में है। ठीक, टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है, लो टेम्परेचर ही देखा जाता है कि जर्मिनेशन को बढ़ाता है, और हाई टेम्परेचर पे चीज़ें डॉर्मेंट में रहती हैं। सीड डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, ग्रो नहीं करता, जर्मिनेट नहीं करता है। ठीक है, सीड कुछ सीड देखे जा रहे हैं प्लांट के, जैसे कि एप्पल हो गया, वॉलनट हो गया, पाइनस हो गया, ये डॉर्मेंट रहते हैं इफ़ नॉट एक्सपोज्ड टू चिलिंग टेम्परेचर। अगर इनको 1 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ना दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे। इसी का एक्सेप्शन है कुछ डिजर्ट प्लांट, जिनको हाई डेजर्ट में जो आपके पास जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम। सैलो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, नाइट के टाइम में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी। तो लाइट भी देखिए, हम टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है। जनरली देखा जाता है कि लो टेम्परेचर पे सीड जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे उनको एक्सट्रीम 60 to 70 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टफ सीड कोट, सीड कोट भी क्या करता है, कॉज है, एक कारण है सीड को डॉर्मेंट स्टेज में पाए जाने का। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि आपके जितने भी दाल वाले पौधे हैं, पीप, बीन्स, क्लोवर, अल्फाल्फा, वाटर लोटस, मॉर्निंग ग्लोरी, इनके ऊपर टफ सीड कोट पाया जाता है। ठीक है, ये प्लांट क्या होते हैं, वाटर की एंट्री को रोकते हैं
और जर्मिनेशन नहीं होने देते हैं हार्ड सी कोट पाए जाने की वजह से। ठीक है, ये हार्ड कोट ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हार्ड कोट है तो जैसे ऑक्सीजन, CO2 इन सब का एक्सचेंज होता है वो भी नहीं हो पाएगा, जो कि रेस्पायरेशन के लिए नेसेसरी होता है। तो टफ सीड भी किया है, टफ सीड कोट का पाया जाना किसी सीड के ऊपर एक कॉज है सीड को डॉर्मेंट स्टेज में रखने का। यहाँ पे 2 बार हो गया है। इमेच्योर एम्ब्रियो का पाया जाना, मान लीजिए कोई एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, रूडिमेंट्री स्टेज में है, अल्प विकसित है। ठीक है, तो सीड जैसे कि ऑर्किड का सीड, जैसे कि गिंको बिलोबा जिसको कहते हैं, यूरोपियन एस, फ्रैक्सिनस जिसको कहते हैं, हॉली, इलेक्स, ये ऐसे हैज इमेच्योर एम्ब्रियो होता है। जब इनकी सीड गिरती हैं, शेड होती हैं, गिरती हैं, तो इनका एम्ब्रियो इमेच्योर होता है। तो ये तब तक जर्मिनेट नहीं करेंगी जब तक इनका मैच्योरिटी ना आ जाए। तो ये भी एक कॉज हो गया सीड को डॉर्मेंट स्टेज में रखने का। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटरी केमिकल्स, कुछ इनहिबिटरी केमिकल्स का नाम पाया जाना, ऐसे केमिकल जो इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं प्रोसेस को, जैसे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, फेरुलिक एसिड, कौमारिन आर फाउंड इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में पाया जाते हैं। एग्जाम्पल में जैंथिनम, एंडोस्पर्म एग्जाम्पल इरिस, एंडोस्पर्म में इरिस का पाया जाना। सीड कोट एग्जाम्पल कुकुरबिटा का, कुकुरबिटा में सीड कोट का पाया जाना। ठीक है, तो इंड्यूस करते हैं ये भी सीड डॉर्मेंसी को। ये क्या करते हैं, इनहिबिटरी केमिकल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि ये केमिकल्स ही उस प्लांट की सीड में पाए जाएंगे। ये सीड को डॉर्मेंट स्टेज में रखते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से कुछ भी हो सकता है जिससे ये सीड को रोक के रखते हैं कि ये वो जर्मिनेट ना हो। ठीक है, तो ये हो गए आपकी कॉज कि क्यों सीड डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। तो आपको कितने कॉज मैंने बताए, सबसे पहला लाइट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेजेंस ऑफ टफ सीड कोट, चौथा इमेच्योर एम्ब्रियो और पांचवा प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटरी केमिकल्स। अब हम जानेंगे टाइप्स क्या होते हैं सीड की डॉर्मेंसी के। ठीक है, सोर्सेज के बेसिस पे हम बताएंगे कि डॉर्मेंसी सीड की जो होती है 2 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड की गई है। एक्सोजीनस मतलब बाहर से कोई चीज कॉज टाइप, बाहर से वो चीज करेगी डॉर्मेंसी को क्रिएट, और एक होगा आपका एंडोजीनस जो अंदर से क्रिएट करेगी। अब एक्सोजीनस की मैं बात करूं, एक्सो कहीं भी आया मतलब वो बाहर से रिलेटेड है। फैक्टर्स क्या होंगे, आउटसाइड द एम्ब्रियो पाए जाएंगे और ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेंगे। ठीक है, टिश्यू इनक्लोजिंग द एम्ब्रियो आफ्टर जर्मिनेशन बाय प्रिवेंटिंग वाटर अपटेक, क्या करें, वाटर ही ना ले, टिश्यू जो है जो बाहर पाई जा रही है टिश्यू वो वाटर को ना लेने दे, लिमिट कर दे एंट्री ऑफ ऑक्सीजन को एम्ब्रियो में, मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे टू एम्ब्रियो एक्सपेंशन, इमरजेंस ऑफ रेडिकल का इमरजेंस ना होने दे, सप्लाइंग इनहिबिटर्स ला के लगा दे कि रोक दो, ये सारी चीज़ें ना होने दो, एंड प्रिवेंटिंग द लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स, और इनहिबिटर को लीच भी ना होने दे, बाहर ना निकलने दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सोजीनस डॉर्मेंसी होती हैं। ये सारी चीज़ें बाहर से सीड को डॉर्मेंट स्टेज में रखती हैं, उसको जर्मिनेट नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ एंडोजीनस डॉर्मेंसी हैं। दिस टाइप ऑफ डॉर्मेंसी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस, सीड की एम्ब्रियो में केमिकल चेंजेस होना। वन रीजन फॉर प्लांट डू नॉट जर्मिनेट ड्यूरिंग एंडोजीनस डॉर्मेंसी, केमिकली चेंज हो जाना, तो ये क्या होगी, एंडोजीनस डॉर्मेंसी होगी। डॉर्मेंसी इज दैट एम्ब्रियो इज अनडेवलप्ड एट मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये जो होंगे इस प्रकार के जो आपके निष्क्रियता होती है, डॉर्मेंसी होती है, हो सकता है केमिकली चेंज होगा ताकि जो सीड डॉर्मेंस वाले स्टेज में पड़ा रहे। ठीक है, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। अब सराउंडिंग कंडीशन के बेसिस पे डॉर्मेंसी होती है आपकी 3 तरीके की। एक होती है इनेट डॉर्मेंसी, इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी और इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। इनेट डॉर्मेंसी क्या होती है, ये एक कंडीशन है जब क्या होता है सीड जो है जर्मिनेट नहीं करता है जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाएगा, मतलब उसको एकदम जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर, लाइट सब कुछ नहीं मिल जाएगा, तब तक वो क्या होगा, डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। द इनएबिलिटी इज समटाइम ड्यू टू द एम्ब्रियो बीइंग इमेच्योर, और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि वो एम्ब्रियो इमेच्योर हो। जैसे अभी आपने गिंको का सीड देखा था, उसमें क्या था, एम्ब्रियो जो गिरता है, सेड ऑफ होता है, वो क्या होता है, इमेच्योर होता है। ठीक, इनेट डॉर्मेंसी जो होती है कैन ऑल्सो बी इम्पोज्ड केमिकली बाय इनहिबिटरी कंपाउंड इन द सीड कोट और एम्ब्रियो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉज में आपने पढ़ा था कि कुछ इनहिबिटरी कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं सीड में जो रोकते हैं जर्मिनेशन को, तो वो भी हो सकता है इनेट डॉर्मेंसी होने का कारण, कि इनेट डॉर्मेंसी हो रही हो इस वजह से कि वहाँ पे कुछ केमिकल पाए जा रहे हो। इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी क्या होती है, लागू निष्क्रियता।
तो फाउंड व्हेन सीड आर डिप्राइव्ड ऑफ फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन सच एज सफिशिएंट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइट, सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा तब ये इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी तब होती है, इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी उसको कहते हैं जब ऐसा कंडीशन हो, डिप्राइव्ड मतलब कमी हो, किस चीज़ की, ग्रोथ कंडीशन की, जैसे सफिशिएंट मॉइस्चर का ना मिलना, सफिशिएंट ऑक्सीजन का ना मिलना, सफिशिएंट लाइट का ना मिलना और सूटेबल टेम्परेचर ना मिलना। इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी में यहाँ पे कोई फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो होता है, कोई फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं इन्वॉल्व होता, जैसे केमिकली आप देख रहे थे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, वैसा कोई मैकेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। द सीड आर सेड टू बी इन क्विसेंट स्टेज, सीड को क्विसेंट स्टेज में देखा जाता है। इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी क्या होती है? इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, इंड्यूस करना। तो कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन, जब कोई एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब नहीं सीड को ग्रो करना चाहिए इस कंडीशन में, तब इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी देखी जाती है। ये ऐसे जो प्लांट है, सच प्लांट हैव नो इनेट डॉर्मेंसी, इनमें इनेट डॉर्मेंसी होती है नहीं, बट एक्वायर देम एट विथ टाइम, टाइम के साथ ये इनेट डॉर्मेंसी को एक्वायर कर लेते हैं। कुछ समय के बाद द सीड परमानेंटली फेल टू जर्मिनेट, और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि ये परमानेंटली जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्वायर कर लेंगे कि नहीं जर्मिनेट करना है। अब जर्मिनेशन आपने देखा सीड डॉर्मेंट स्टेज में पा जा रहा है। कॉज क्या है डॉर्मेंसी का, कितने टाइप का डॉर्मेंसी हो सकता है। अब इसको तोड़ने का काम क्या है, मतलब तोड़ कैसे सकते हैं इस डॉर्मेंसी को, हम तोड़ेंगे तभी ना सीड जर्मिनेट होगा। तो इसके कई सारे चीज़ें हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट है टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी से ओवरकम करने के लिए, सीड डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए। इसमें पहला मेथड है ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड विथ हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट जो है उसकी डॉर्मेंसी, उसके थ्रू डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। तो उसमें पहला प्रोसेस हम क्या करेंगे हम स्कैरिफिकेशन, सुप्तावस्था को तोड़ना इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस प्रोसेस में रिमूविंग द सीड कोट बाय मैकेनिकली रप्चरिंग, मतलब आप मैकेनिकल मतलब अपने यांत्रिक रूप से यूज करके उसके रप्चर कर देंगे, तोड़ देंगे उसके सीड कोट को, ठीक। दीज मेक हार्ड सीड कोट परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। जब सीड कोट ऊपर से हट जाएगा तो उसमें के अंदर पानी जाने लगेगा और गैस जाने लगेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, ट्रीटिंग सीड विथ हॉट वाटर और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट अलोंग द वाटर एंड ऑक्सीजन टू एंटर। अगर ये इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, या हम क्या करें कि जो सीड है उसको ट्रीट कर दें, मतलब उसको हॉट वाटर में रख दें, या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होता है बेसिकली एक एसिड है, एसिडिक H2SO4 में हम इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम समय के लिए रख दें। इसकी वजह से क्या होगा, सीड का जो कोट है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो ऑक्सीजन और पानी को एंटर करने देगा, इससे डॉर्मेंसी ब्रेक होगी। दूसरा मेथड क्या है, लाइट सेंसिटिव सीड में ब्रेक करना डॉर्मेंसी को, जो सेंसिटिव हो लाइट से, मतलब हम लाइट का यूज करेंगे। पहला काम यहाँ पे एक्सपोजर ऑफ व्हाइट लाइट करेंगे। जैसे सीड, टोमेटो और टोबैको क्या है, इनकी डॉर्मेंसी को हम रिवोक कर सकते हैं किसके थ्रू, व्हाइट लाइट को दिखा के, ठीक है। एक्सपोज टू व्हाइट लाइट आफ्टर द सीड हैव इम्बाइब्ड 30 to 40% मॉइस्चर। 30 से 40% जब मॉइस्चर मतलब उसको पानी में भिगा दें, उसके बाद हम इसको किस में एक्सपोज करें, व्हाइट लाइट में। तो टोबैको, टोमेटो ऐसे प्लांट्स की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी और वो जर्मिनेट करेंगे। एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट, सेकेंड प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है, एक्सपोजर टू वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सफिशिएंट टू ओवरकम डॉर्मेंसी। तो इसकी बहुत कम इंटेंसिटी की रेड लाइट की सफिशिएंट होती है डॉर्मेंसी से ओवरकम करने के लिए, सीड को जर्मिनेट कराने के लिए। इवन अ ब्रीफ एक्सपोजर टू रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 660 म्यू इज इफेक्टिव फॉर जर्मिनेटिंग ओवरकमिंग डॉर्मेंसी। इवन कि ये भी देखा गया है कि 660 म्यू तक की भी लाइट की जरूरत पड़ती है रेड लाइट, एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम वाला प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया है, वहां से आपको समझ में आएगा। सीड की डॉर्मेंसी को रोकने के लिए 660 म्यू तक की लाइट की जरूरत पड़ सकती है। इन कंट्रास्ट अगर उसके विपरीत में देखा जाए, एक्सपोजर ऑफ फार रेड लाइट फार रेड लाइट के बारे में मैंने डिटेल आपको पढ़ाया है। वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, 730 म्यू, इंड्यूस डॉर्मेंसी एंड दस प्रिवेंट जर्मिनेशन। ये क्या करेगी, अगर उसके विपरीत में फार रेड लाइट दे दिया जाए 730 म्यू को, तो ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर देगी और जर्मिनेट नहीं होने देगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि अगर आप रेड लाइट देते हैं 660 म्यू की, तो आपकी सीड क्या करेगी, जर्मिनेट करेगी। वहीं अगर फार रेड लाइट दे देते हैं आप, फार रेड लाइट
7:30 म्यू की, तो ये इंड्यूस कर देगी डॉर्मेंसी, मतलब उसको फिर से डॉर्मेंट स्टेज में ले आएगी और जर्मिनेट नहीं हो देगी। ट्रीटमेंट कर देंगे ग्रोथ हार्मोन के साथ, जैसे जिब्रेलिक एसिड एंड काइनेटिन कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रेड लाइट। इनको लेट्यूस की सीड में और सारी चीज़ों में हम लोग ग्रोथ हार्मोन, ये आपके फाइटो हार्मोन जो है जिब्रेलिक एसिड और काइनेटिन, इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लाइट वाला एक्सपोजर नहीं दे पा रहे हैं तो इनको यूज़ कर लीजिए वहाँ पे, ये भी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देंगे। अब टेम्परेचर सेंसिटिव जो प्लांट हैं उनकी डॉर्मेंसी कैसे ब्रेक की जाए उसको भी देख लेते हैं। इसमें करेंगे हम स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन को हम वर्नलाइजेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्नलाइजेशन अभी मैं बताऊंगी भी आपको। इसमें क्या होता है, वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में हम सीड को एक लो टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 1 to 5 डिग्री सेल्सियस, 1 to 6 डिग्री सेल्सियस, अभी मैं बताऊंगी डिटेल में, पे क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे, मतलब कुछ उस टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए रखेंगे, ठीक है। बिफोर एक्सपोजिंग टू लो टेम्परेचर सच सीड आर अलाउड टू इम्बाइब वाटर। लेकिन इसको हम इस टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करने से पहले उस सीड को भिगाएंगे, ठीक है। जो टेम्परेचर सेंसिटिव सीड होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, सीड को भिगाएंगे, इम्बाइब करेंगे, उसके बाद उसको हम निकाल के एक स्पेसिफिक लो टेम्परेचर पे 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, उस टेम्परेचर का उसको एक्सपोजर देंगे, तब वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। प्रेजेंस विथ जिब्रेलिक एसिड। डॉर्मेंट सीड क्या होते हैं, कंटेन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको कहा जाता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, विच डिसअपियर ड्यूरिंग स्ट्रैटिफिकेशन। जब स्ट्रैटिफिकेशन करेंगे तो डिसअपियर हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड सिक्रेटेड विच प्रमोट सीड जर्मिनेशन। और इस टाइम पे क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस होकर जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। चिलिंग रिक्वायरमेंट कैन बी रिप्लेस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। अगर चिलिंग आप स्पेसिफिक टेम्परेचर वाला काम नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको जिब्रेलिक एसिड दे दीजिए सिंपली। यूज ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल। कुछ ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल होते हैं जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया, इथाइलिन, ये भी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं और जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। सिमिलर एप्लीकेशन है साइटोकाइनिन का, इथाइलिन का, ये भी सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। जब मैंने फाइटो हार्मोन पढ़ाए थे तो वहाँ आपको बताया था एप्लीकेशन में। तो आप देखिए चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और मैं तो नोट्स भी इतने अच्छे बनाती हूँ कि अगर जस्ट आप नोट्स ही इसको ऐसे पढ़ लीजिए ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज जाने सीड जर्मिनेशन का। तो एडवर्स कंडीशन, पहला ही क्या है, एडवर्स कंडीशन है, अगर जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, स्ट्रेस है, तो डॉर्मेंसी क्या करती है, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देती है। सीड जर्मिनेट नहीं होगा उस टाइम पे तो वो बचा रहेगा और बाद में जब उसके लिए सुटेबल कंडीशन आएगा तब वो जर्मिनेट करेगा और प्लांट सर्वाइव करता है। सीड जो है फेवरेबल कंडीशन में ही ग्रोथ करे, इस चीज़ को जो है डॉर्मेंसी क्या करती है, इंश्योर करती है। अपनी वायबिलिटी को बिना लूज किए वो अच्छे से ग्रो करे, इस चीज़ के लिए डॉर्मेंसी जरूरी है। वही फिर सीड बहुत समय तक, सेवरल ईयर्स तक वैसे ही बना रहे, नए प्लांट को देता रहे, चाहे फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, ड्रॉट आए, तब भी बना रहे, उसके लिए भी डॉर्मेंसी जरूरी है। जीन पूल को प्रिजर्व करने के लिए, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो, गायब ना हो, उस चीज़ के लिए भी डॉर्मेंसी जरूरी है। प्रिवेंटिंग इन सीटू जर्मिनेशन, इन सीटू जर्मिनेशन इसको कि वीवी पैरी कहते हैं सीड की, डॉर्मेंसी नेसेसरी होती है सीरियल क्रॉप्स के लिए। इफ दे जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, अगर ये हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद जर्मिनेट करें तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा, इस वजह से भी डॉर्मेंसी जरूरी है। डिसएडवांटेज क्या है, डॉर्मेंट स्टेज में चले जाने के बाद सीड तुरंत, जैसे ही सीड अगर मैच्योरिटी गेन कर लेता है उसके तुरंत बाद क्या होगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा अगर जहाँ ज़रूरत है। कभी कभी ये नुकसानदायक भी होता है। यूनिफॉर्म इमरजेंसी नहीं होने देता। मान लीजिए 10 सीड आपने डाला, आप सोच रहे हैं इस तरीके से रो में आए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है रो में आना। ये क्या हो जाए, सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला जाए और ये ग्रो करे, ये डॉर्मेंट में चला जाए, ये ग्रो करे, ये डॉर्मेंट में चला जाए, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इसका सीडलिंग नहीं हो पाएगी। प्लांट की पॉपुलेशन को मेंटेन करने में, अगर डॉर्मेंट स्टेज में चला गया तो प्लांट की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। इंटरफेयरिंग विथ सीड टेस्टिंग प्रोसीजर दस कॉजिंग प्रॉब्लम टू सीड एनालिस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सीड डॉर्मेंट स्टेज में ही पड़ा रह जाए तो सीड की एनालिसिस की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, वो भी नहीं अच्छे से हो पाएगा। allowing noxious weed to germinate that remain dormant for many years in the soil, thus interfering with the growth of crop plants, ठीक है। सीड क्या हो, अगर डॉर्मेंसी जो है उसकी
डॉर्मेंट स्टेज में ही क्या करे, जो हार्मफुल नॉक्सियस हार्मफुल प्लांट होते हैं, वीड्स होते हैं, बहुत सारे वीड्स आप अपने आसपास में, जिसमें से एक आता है आपका वो क्या कहते हैं उसको, कैरेट ग्रास करके, वो बहुत ज़्यादा पार्थीनियम जिसको कहते हैं, ठीक है, पार्थीनियम इतना ज़्यादा वो हार्मफुल वीड है। अब वो क्या है, डॉर्मेंट स्टेज में कई कई सालों तक पड़ा रहता है, ठीक है, जर्मिनेट करता रहता है। वही फिर बात हो गई कि यूनिफॉर्म जर्मिनेशन नहीं होने देता, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है उसको समझने से पहले आप समझिए, वर्नलाइजेशन ही मैं आपको बता दूं, वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पे फ्लावरिंग कराने के लिए प्लांट की उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए। हमेशा याद रखिएगा, फ्लावरिंग कराने के लिए प्लांट में फ्लावर लाने के लिए उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और वो टेम्परेचर आपका होना चाहिए 1 to 7 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू लैंग, ठीक है, बिलो फ्रीजिंग टू 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, कभी कभी वेरी हो सकता है, लेकिन बेसिकली एक पैमाना देखा गया 1 to 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फुल्ली हाइड्रेटेड सीड जो होता है, पहले मतलब सीड को पानी में भिगाओ आप, ठीक है, फिर उसको 1 to 7 डिग्री सेल्सियस का चिलिंग ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट दो, वो इस प्लांट की फ्लावरिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय फ्लावरिंग इज प्रमोटेड बाय कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू अ फुल्ली हाइड्रेटेड और फुल्ली इम्बाइब्ड सीड टू ग्रो अ प्लांट, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब इसकी डिस्कवरी की थोड़ी सी बात कर लें, हिस्ट्री की, तो क्लिपार्ट एक साइंटिस्ट थे 1857 में, इन्होंने पहली बार नोटिस किया था लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के लिए होती है फ्लावरिंग के लिए, कि फ्लावर उगने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जब ये विंटर वीट और स्प्रिंग वीट पे वर्क कर रहे थे। फिर लाइसेंको 1930 में आए, उन्होंने पहली बार टर्म वर्नलाइजेशन का यूज किया कि लो टेम्परेचर जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। ऊपर भी आपने कॉज में पढ़ा कि लो टेम्परेचर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। कुछ केसेस ऐसी हैं जो आपके डिजर्ट के प्लांट है, वहां पे हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। कॉराड 1960 में आए, उन्होंने डिफाइन किया वर्नलाइजेशन एज अ एक्विजिशन और एक्सीलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट। उन्होंने बताया कि वर्नलाइजेशन क्या है, एक एक्विजिशन है, एक्वायर किया गया है, या एक एक्सीलरेशन है कि फूल जो है खिलेंगे चिलिंग ट्रीटमेंट देने के बाद। एबिलिटी है फ्लावरिंग की कि चिलिंग ट्रीटमेंट उनको दिया जाए 1 to 7 डिग्री सेल्सियस, तो वो खिलेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, साइटली जर्मिनेटेड सीड है, ठीक है, यहाँ पे कोई चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट वर्नलाइज्ड प्लांट है। तो ये आपको देख रहे हैं, आपको फ्लावर नहीं देखने को मिले। चिल्ड फॉर अ मंथ 5 डिग्री सेल्सियस पे प्लांट किया गया ऑर्डिनरी टेम्परेचर को, और इसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हुई। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दिखाई गई है कि किस तरीके से यहाँ फ्लावरिंग हुई है, वर्नलाइजेशन और फ्लावरिंग का क्या रिलेशन है। तो ये कैसा प्रोसेस है, जो एक इम्बाइब्ड सीड को, फुल्ली इम्बाइब्ड फुल्ली हाइड्रेटेड सीड को हम एक स्पेसिफिक कोल्ड टेम्परेचर देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, 1 to 7 डिग्री सेल्सियस के बीच, 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस वेरी कर सकता है लैंग के अनुसार। 1 to 7 डिग्री सेल्सियस पे चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो प्लांट की फ्लावरिंग अच्छी होती है, ठीक है। इफेक्टिव टेम्परेचर रेंज क्या है, बिलो फ्रीजिंग ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ब्रॉड ऑप्टिमम यूजुअली जो यूज किया जाता है वो है 1 to 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना चाहिए। इफेक्ट ऑफ कोल्ड क्या होता है, इंक्रीज करता है विथ द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट अंटिल द रिस्पॉन्स इज सैचुरेटेड, ठीक है। रिस्पॉन्स यूजुअली क्या होता है, कुछ वीक लग जाते हैं। एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर कुछ वीक तक देना पड़ता है, मंथ तक देना पड़ता है, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। वर्नलाइजेशन कैन बी लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ डीवर्नलाइजेशन कंडीशन। वर्नलाइजेशन जो है लॉस भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, अगर डीवर्नलाइजेशन कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर उसको दे दिया जाए, उसमें हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर कर दिया जाए, तो वो वर्नलाइजेशन वाला प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, खत्म भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है परमानेंट है। अगर डीवर्नलाइजिंग कंडीशन मिल गया, हाई टेम्परेचर मिल गया, हम लो टेम्परेचर पे इसको कर रहे हैं, अगर हाई टेम्परेचर मिल गया तो ये डीवर्नलाइज हो जाएगा। वर्नलाइजेशन अपीयर टू टेक प्लेस प्राइमरली इन सूट एपिकल मेरिस्टम। बेसिकली ये कहाँ पे होते हैं, आपके रूट एपिकल मेरिस्टम। सूट एपिकल मेरिस्टम आप जानते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं जो आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो शूट का जो एपिकल मेरिस्टम, सूट का ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। लोकलाइज्ड कूलिंग कॉजेज फ्लावरिंग व्हेन ओनली द स्टेम एपेक्स इज चिल्ड। ये क्या करते हैं, लोकलाइज करते हैं, कूलिंग करते हैं फ्लावरिंग को जब स्टेम एपेक्स चिल्ड हो जाता है। दिस इफेक्ट अपीयर्स लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है और रेस्ट ऑफ द प्लांट पे काम करता है, ठीक है। डीवर्नलाइजेशन, अभी मैंने एक टर्म यूज किया, डीवर्नलाइजेशन क्या होता है, रिवर्सन ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन को रिवर्स कर देना, मतलब
आप लो टेम्परेचर दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे दीजिए, डिवर्नलाइज हो जाएगा प्लांट, ठीक है। उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। डिवर्नलाइजेशन आप कैसे इफेक्टेड बाय ट्रीटिंग वर्नलाइज सीड और बर्ड्स विथ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के साथ उसको क्या कर दीजिए, उसको ट्रीट कर दीजिए, डिवर्नलाइज हो जाएगा। लैंग एट अल जो है उन्होंने 1957 में डिमॉन्स्ट्रेट किया एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन कैन रिप्लेस द कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर वर्नलाइजेशन इन सर्टेन बाइलियल प्लांट। बाइनियल प्लांट्स कहते हो तो इनको द्विवर्षीय पौधे कहते हैं, ठीक है। उनमें क्या देखा गया कि जिब्रेलिन का जो एप्लीकेशन है कि कुछ जो बाइनियल प्लांट थे उनमें वर्नलाइजेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल था जिब्रेलिक एसिड, ठीक। तो ये था प्रोसेस क्या, वर्नलाइजेशन का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन की वजह से प्लांट की जो वेजिटेटिव पीरियड है, फूल खिलने का पीरियड है वो कम हो जाता है और जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है। वर्नलाइजेशन इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू फंगल डिजीज, मतलब फंगस से होने वाली डिजीज से ये रेजिस्टेंस, मतलब अपने आप को अपने अंदर रेजिस्टेंस प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है ताकि फंगल डिजीज उसको इफेक्ट ना कर सके। कोल्ड रेजिस्टेंस प्लांट बना लेता है, बहुत ठंडे से ठंडी जगहों पे भी उग सकता है। इन द बाइनियल्स वर्नलाइजेशन इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग एंड अर्ली फ्रूट सेटिंग। बाइनियल प्लांट्स में क्या होता है, वर्नलाइजेशन जो है फ्लावरिंग को जल्दी बनाता है और फ्रूट जो है जल्दी निकलते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग जो है कैन बी इंड्यूस्ड बाई ग्राफ्टिंग एंड दिस फीचर इज यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। फ्लावरिंग को आप ग्राफ्टिंग के द्वारा मतलब कट करके भी यूज कर सकते हैं और ये हॉर्टिकल्चर में बहुत हेल्प करता है। वर्नलाइजेशन क्रॉप के इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। तो होपफुली आपको वर्नलाइजेशन का प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्नलाइजेशन को आप रिवर्स भी कर सकते हैं डिवर्नलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा। हिस्ट्री मैंने आपको बताई ही, और सीड की फिजियोलॉजी, सीड की डॉर्मेंसी क्या है, उसके कॉज क्या है, रीजन क्या है, सब कुछ मैंने आपको बताया। क्वेश्चन भी बताया कि इससे पूछा गया है, मे बी वर्नलाइजेशन से शॉर्ट नोट पूछा गया है यूनिवर्सिटीज़ में। मैंने एक दो पेपर एनालाइज किया है तो उस बेसिस पे मैं नहीं कह सकती, लेकिन चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ में आएगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।